पिछले 24 घंटों में मार्केट में दो न्यूज है और दोनों ही न्यूज मार्केट के लिए अलग अलग डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। आई होप कि एक न्यूज आप लोगों को मालूम होगी और एंजल वन, बीएसई, एमसेक्स, इन सभी कंपनीज का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक खबर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो ये खबर अप्रैल से चल रही है, अप्रैल का एक्सटेंशन था। अब आज के दिन फिर से यहाँ पर मांग करी गई कि भैया इसको और एक्सटेंड किया जाए या फिर इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, लेकिन वो मांग मानी नहीं गई। तो बीएसई, एमसेक्स, एंजल वन, इन सभी में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन एंजल वन में जो फॉल है वो थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बताता हूँ खबरें क्या है, उसके बाद में हम चलेंगे आगे एंजल वन लिमिटेड में और चीजें डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो आरबीआई ने आज के दिन एक बार फिर से कंफर्म किया है कि जुलाई 1 डेडलाइन रहेगी फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग न्यू नॉर्म्स, यानी जो पैसा लेंड किया जाता है फ्रॉम बैंक्स, जो भी लेते हैं ये लोग बैंक से ट्रेड, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए वो जो नया रूल आ रहा था 1 अप्रैल को था, उसके बाद में उसको एक्सटेंड किया गया 1 जुलाई को। वो 1 जुलाई पर ही लागू होगा। मांग बार बार चल रही थी ब्रोकर्स की तरफ से कि यार प्लीज ये चीज ना करी जाए, लेकिन आरबीआई ने वो डिमांड नहीं मानी है। तो यस, आज के दिन फिर से हमें एक अपडेट देखने को मिलता है जो कि आरबीआई कहते हैं कि हाँ भैया, आपका ये जो नया रूल है ये 1 जुलाई से ही लागू होगा, इसमें कोई चेंज अभी नहीं आया है। और इसका इंपैक्ट एंजल वन लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, एमसीएक्स, इन सब के ऊपर बुरी तरह से पड़ता देखने को मिल गया। अब दूसरी खबर और आती है, 24 घंटों में दो खबरें हैं जी हमारे पास। कल के दिन आई थी, कल शाम को ये वाली अपडेट आई थी कि गवर्नमेंट जो है एफआईएस के लिए 20% से 5% का बॉन्ड कट कर सकती है, फॉरेन बॉन्ड जो होते हैं, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में वापस एंट्री करें। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो भी 12.5 से कट कर सकती है। ये खबरें मार्केट के अंदर चलती हैं कल शाम को, जो कि थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दे सकती थी एफआईएस को वापस बुलाने के लिए। मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखा भी कल के सेशन में, आज के सेशन में भी, बट सस्टेनेबिलिटी जैसी कोई चीजें नजर नहीं आई। सेंसेक्स पे आज के दिन 74,350 ब्रेक डाउन हो गया, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता है। ऑल्दो मार्केट ने दिन के आखिर में थोड़ी बहुत रिकवरी करी थी, बट स्टिल एफआईआई जहां पर लगातार सेलिंग करते चले जा रहे हैं। और जून के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 दिनों के अंदर अंदर एफआईआई ने 17,000 करोड़ तक की सेलिंग कर दी थी। तो देखते हैं 3, 4 और 5 तारीख को एफआईआई ने क्या किया है। इसका डाटा मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। लास्ट वीडियो एंजल वन लिमिटेड का जब हम लोगों ने लिया था तो वहां पर 342, 349 और 378 ये तीन ट्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और साथ में तब स्टॉक का प्राइस था 332। तो वहां से 349 तक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। 378 जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अभी अचीव नहीं हुआ है। 349 पर रिजेक्शन खा करके स्टॉक में वापस आपको करेक्शन देखने को मिली है। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ये तीनों लेवल्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। और साथ में कंपनी ने एक अपडेट और दी है, 8 जून से अजीत नारायण नए अपॉइंटमेंट की जा रही है इनकी एज कंपनीज सीटीओ। तो ये अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दी है 23 घंटे पहले। 8 जून से इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो जाएगी इन इफेक्ट। 76.6 पर आपका एमएफआई, 60.2 पर आपका आरएसआई है। सो अब आते हैं एंजल वन लिमिटेड के चार्ट्स के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और एक और डेली टाइम फ्रेम। हमारे पास दो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले ना मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम का है ये। 349 यहां पर स्टॉक ने अचीव कर लिया। देखो यार, एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, यहां पर आप पहली बार आओ सीख करके जाना है वाली चीज। कोई भी पर्टिकुलर रिजेक्शन होता है, जैसे 349 ये हमारा रिजेक्शन था, स्टॉक ने इस ट्रेंड को अचीव किया। ध्यान से देखो, यहां पर 2 बार स्टॉक ने 349 को अचीव किया। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं या फिर चलो मानते हैं शॉर्टर हूं अगर मैं, तो 349 पर भैया मुझको मालूम है कि मेरा रिजेक्शन है। और अगर आपके पास बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है 349 पे, जहां पे रेड कैंडल में ऊपर की टेल बार बार उठ रही है, दैट मींस कि वहां पर सेलर आपके पास एक्टिव है। यानी कि एज अ शॉर्टर मुझे मालूम है कि भाई 349 मेरा रिजेक्शन है, तो और वहां पर टेल लंबी आ रही है, तो भैया मैं एज अ शॉर्टर प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। यही चीज एंजल वन में 349 पर 2 बार आपको देखने को मिली, जिसके बाद में 342, 349 का ट्रेंड स्टॉक ने तोड़ा और लगातार पिछले 6-7 सेशन से 349 के नीचे, सॉरी 342 के नीचे हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है। खराब चीज यहां पर यह है कि आपका 7 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगातार पिछले 7 सेशन से
7 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और 342 को एज रिजेक्शन बना दिया है, यानी कि अपने 349 342 के कंसोलिडेशन फेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है। यानी कि अल्टीमेटली मुझको यहाँ पे वापस 342 349 के बीच में आना जरूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे 378 ये मेरा ब्रेकआउट बन सके। अभी हमने शॉर्टर की बात करी, अब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई ये तीन ट्रेंड ही क्यों, ये क्यों मार्क कर रखे हैं चैनल के ऊपर इतने लंबे टाइम से, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? रीजन ये है कि भैया पहले भी इस प्राइस पर आकर के आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। पुराने चार्ट्स आपके बार बार रिपीट करते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है मार्केट के अंदर। जिसने ये चीज सीख ली एज अ ट्रेडर, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है। ये एक तरह से आप ये समझो कि एक संजीवनी बूटी है आपके लिए। पुराने चार्ट्स आपके बार बार रिपीट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुराने चार्ट पर अगर स्टॉक वापस से आगे, जैसे 349 से 342 जब इस समय पर आया था तो स्टॉक में आपको बड़ा फॉल मिला। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपको बड़ा फॉल मिलेगा। चार्ट्स को फॉलो करना मीन्स कि अगर उस पर्टिकुलर ट्रेंड पे आया है, पहले उसको टेस्ट करेगा, पहले उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने में हमेशा आपके पास पॉजिटिव्स आने जरूरी हैं, ताकि इस बार टेस्ट करके ब्रेकआउट दे, ना कि पिछली बार की तरह ब्रेक डाउन दे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। यानी कि ये जो हमारे पास दो ट्रेंड है 342 और 349, भैया यहां मेरी स्टेबिलिटी की जरूरत सबसे ज्यादा है। जितना स्टेबल करेगा मेरे लिए बढ़िया है, नहीं टिक पाता तो भैया मैं वापस से ड्रॉप कर जाऊंगा 308 के प्राइस के पास में। ये मेरा एक क्रूशियल बेस है। यानी भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली बात, एक लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर को मार्केट में सबसे पहले देखना होता है कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी की फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है। लॉन्ग टर्म में पैनिक करने की चीजें उसके बाद आपके पास बहुत कम हो जाती हैं। फिर चाहे स्टॉक गिरे, जितना मर्जी गिरे, आपको पता है कि आपके पास क्रूशियल ट्रेंड्स कहां पर आ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आपको कहां पर ऐड करना चाहिए, आपको मालूम है आपको कहां पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। इससे जो आपका लॉस मेकिंग चांसेस होते हैं वो 90% तक गिर जाते हैं। 90%, ये आपके लिए सबसे सही चीज होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। कोई भी इन्वेस्टर जो मार्केट में एनालिसिस करके काम करता है, वो इन्हीं चीजों को देख करके काम करता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 349 और 42 हमारा टिके रहना जरूरी है, ताकि हम 378 पर आ सके। अभी के लिए चार्ट पर बुलिश है, स्पेशली तब तक बुलिश है जब तक इसका प्राइस 327 के ऊपर बना हुआ है। अब ये तीसरा ट्रेंड में यहां पर क्यों लेकर के आया, क्योंकि इसके नीचे गिरावट आने का मतलब 308 की तरफ आप फॉल करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इसी वजह से 327 पर भी सस्टेन करना जरूरी है। और ये चार्ट इस तरह से बुलिश भी क्यों है, क्योंकि भैया परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देने के बाद में ये साइडवेज कंसोलिडेशन चला, उसके बाद में फिर से ब्रेकआउट दिया और साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है आपके पुराने रिजेक्शंस के ऊपर, जो कि 327 था, जो कि चार्ट को इस समय काफी बेहतर बनाता है। ऑलराइट, ये था आज का इनका वीडियो। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना। 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये रहा आपका ब्लैक वाली लाइन 200 EMA पर, जिसके ऊपर आज के दिन लगभग स्टॉक आया, वहां से वापस रिकवर करता हुआ दिन के आखिर में थोड़े बहुत बार के साथ में क्लोज हो चुका है। ऑल दो 1 आवर टाइम फ्रेम पर 333 ये आपका रिजेक्शन बना है एज पर 7 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पे। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।